वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग ये लिखने लगे हैं अचानक कि सर मुझे ये समझाओ कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो कैसा रहेगा। यूपीपीसीएस के संदर्भ में वो बात करना चाह रहे थे। और क्या इससे मेरा नुकसान होगा, कुछ अंक खो दूंगा या कुछ ज़्यादा मिल जाएगा इससे। तो डार्क साइड ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बारे में वो लोग डिस्कस करना चाह रहे थे। और आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले 1 साल से वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन कंटिन्यूसली कुछ लोग जो मेरे दोस्त लोग हैं और कुछ लोग नॉर्मल लोग जो हैं वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है एक टाइप का मेथड हो जाएगा, ठीक है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट जो एक टूल की तरह यूज करेंगे। तो उसको लेके कुछ ना कुछ समझना ज़रूरी है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो स्टेट में, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में या अदर्स एग्ज़ाम में, जैसे नीट एग्ज़ाम हो गया या फिर लॉ का एंट्रेंस हो गया, उसमें किस तरीके से हेल्पफुल होता है और उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो रवैया है इसको लेके कि अगर आप अपने गैजेट में, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर आप ये डिस्कस नहीं करते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपको पेपर लेंगे, और उसके बाद भी मिड एग्ज़ाम के प्रोसेस में अगर आप उसको चेंज करते हैं, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग हैं जो उसको पेपर अटेम्प्ट करते हैं, वहाँ के लोग वो उसको लेके डिफरेंट अपने स्टेट हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसको चैलेंज करते हैं। तो लीगली चैलेंज भी किया जाता है उसको। और वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इक्विटी, इक्वालिटी, इस सब की बातें होती हैं, वो अपन समझेंगे। लेकिन हमें ये समझना है कि स्टेट पीसीएस को ये समझना चाहिए कि अगर आप एग्ज़ाम करवा रहे हो तो आप इतने बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हो जहाँ पे साढ़े 5-6 लाख लोग, 7 लाख लोग बैठते हैं, और आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि प्रोसेस क्या रखें, उसका नेचर क्या होना चाहिए एग्ज़ाम का, आपको किस तरीके से गुजरना है। आपको अगले 2 साल के आगे तक की बातें पता रहती हैं कि हमारे यहाँ कुंभ होने वाला है, या हमारे यहाँ छठ पूजा होने वाला है, हमारे यहाँ डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो भी ज़रूरी है, लेकिन हो रहे हैं। आपको 1 साल 1.5 साल आगे तक का तिथि तक पता रहता है, किस तरीके से आप उसको कंडक्ट कराएंगे, कौन सा डीएम कैसे वहाँ पे रख रखाव करेगा। यू आर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, आपको सब कुछ पता है। लेकिन जब आप स्टूडेंट की बातें करते हो तो आपको ये चीज़ें नहीं पता चलती है। क्यों? क्योंकि आपको वो जो नीयत होती है, वो नीयत बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आप उस नीयत से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहते हो कि नहीं, आपका इंटेंशन उस एग्ज़ाम को लेकर क्या है, क्या एग्ज़ाम भी सबटेज होती है, क्या आपको उसके पीछे क्या रीज़न है कि अगर आपने ये कह दिया है कि हम एग्ज़ाम को सिंगल डे में कराएंगे, और अचानक आप कहते हो कि नहीं हमसे नहीं संभलेगा। यू आर दी स्टेट, हाउ कैन यू से लाइक दैट कि हमसे नहीं संभलेगा, आपसे स्टेट ही नहीं संभल रहा, आप छोड़ दो, स्टेट पे बैठना छोड़ दो। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो रीज़न है कि मैं 5 लाख लोगों का एग्ज़ाम नहीं करा सकता हूँ, ये स्टेट मशीनरी की फेलियर है। सबसे पहले तो फेलियर है एक टाइप का, जो आपको चुन के लोगों ने भेजा है, ठीक है, आप उसके मुंह पे तमाचा मार रहे हो कि नहीं मैं ये स्टेट नहीं संभाल सकता, और ये सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट की फेलियर आ जाती है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं, अगर वो इस टाइप के कंडक्ट नहीं करवा पा रहे, एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवा पा रहे, तो जो वहाँ के सत्ताधारी लोग हैं, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछना काफ़ी हद तक सही माना जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन सही है या गलत है, वो तो बाद में डिस्कशन होगा कि नॉर्मलाइजेशन के प्रॉफिट क्या है, नुकसान क्या है, कौन सी जगह पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है, वो तो बाद की बात है। पहले आप जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो, उस एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या था, स्ट्रक्चर क्या था, आप उसको किस तरीके से कंडक्ट कराने वाले थे, ये आपने अपने नोटिफिकेशन में लिखा होगा। तो आप अचानक उससे हट क्यों रहे हो? स्टूडेंट के लिए वो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि आप उससे हट क्यों रहे हो। स्टूडेंट ने एक ब्रेन में एक थीम होता है, उस थीम को लेके चलते हैं कि मैं इस तरीके से अटेम्प्ट करूँगा, इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है, मैं 5-10 क्वेश्चन छोड़ भी दूंगा, ठीक है, या फिर 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लूँगा, ताकि जो बैलेंस हो जाए। वो अपने स्ट्रैटेजी से काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इजी टफ के खेल में स्टूडेंट को फंसाओगे, कि अगर कोई बंदे ने, आप एग्जाम्पल के लिए समझो कि सपोज करो कि किसी बंदे को परसेप्शन हो गया, ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन देखते ही उसको लगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत टफ है, ठीक है, और मैं इसको अटेम्प्ट ना करूं, ठीक है। और नॉर्मल मीन लोगों में, उतने लोगों में, 500 लोगों में, उन लोगों को लग रहा है कि नहीं ये तो ईजी था,
बट उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए वो टफ था। तो इट डिपेंड्स कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है ना, जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन सेट पेपर होते हैं वो जो इंडिविजुअल स्टूडेंट होते हैं उससे वेरी करता है। तो इसलिए पेपर हमेशा एक ही होना चाहिए, ठीक है। 4 सेट में भी जो पेपर होता है 4 डिफरेंट टाइप के सेट नहीं होते हैं पेपर के, ठीक है। आपका क्वेश्चन की शफलिंग होती है, कोई ऊपर का क्वेश्चन आ जाता है, जो पहला नंबर का क्वेश्चन होता है वो 50वां होता है कहीं पे, जो 50वां नंबर का क्वेश्चन होता है वो 10वां नंबर होता है किसी सेट में। लेकिन आपका क्वेश्चन उतने ही बनते हैं, 150 क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में तो 150 ही क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन अगर आप 2 शिफ्ट में, पहले तो 2 सेशन में एग्ज़ाम करवा रहे हो, आप समझ लो कि 1 दिन 2 दिन एग्जाम में 2 डेज में एग्ज़ाम करवा रहे हो, तो आपको कितना आपको बनाना पड़ेगा पेपर। अगर आप 150 पेपर में ही 10-12 क्वेश्चन गलती कर देते हो, तो अगर आप अलग पेपर बनाते हो तो आप 30-40 क्वेश्चन के मार्जिन के आसपास आप खेल जाते हो। तो स्टूडेंट को इससे बहुत सारी चीज़ों का जो है उससे नुकसान होता है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेके जो है ना, जो प्रवृत्ति बनाई गई है कि ठीक है कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ठीक है, और हम उसी डेट पे करेंगे, ठीक है। सो वो ये स्टूडेंट के साथ जो चीज़ें हो रही है वो एग्जैक्टली अनफेयर है, ठीक है। आप एग्ज़ाम के बीच में अपना जो है वो नोटिफिकेशन को चेंज कर रहे हो, ऑल दो देयर विल बी सम लूप होल ज़रूर होगा कि आपको अगर ऐसा चीज़ें कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं तो आप अपने पास एक रखते हैं कि उसको अमेंड करके और आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई वो इम्पोर्टेंट है, आपकी नीयत सगा जो लीगल जो एथिकल वैल्यू होती है ना पब्लिक सर्वेंट्स की। अगर आप ऐसा समझो कि कंडक्टिंग बॉडी हो एक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो आप, अगर आप इस टाइप की चीज़ें करोगे तो आपके एथिक्स मोरालिटी के ऊपर सवाल उठता है। बच्चे जो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे उसको जो है उस एग्ज़ाम के प्रति जो है वो निगेटिवनेस दिखेगा, ठीक है, कि नहीं ये तो एग्ज़ाम जो है वो फेयर ही नहीं है, मैं कितना भी अच्छा परफॉर्म करूँगा लेकिन वहाँ पे जाके नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। सो आप समझ रहे हो मतलब कितना ज़्यादा उस एग्ज़ाम को लेके आप ही के स्टेट में आप ही के लोग जो हैं उसके बारे में निगेटिव सोचेंगे और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो बच्चे लोग ने लगातार ये समझने की कोशिश की है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक स्टैटिकल मेथड है जिससे कुछ लोग हार्ड पेपर होता है तो उसको कम मार्क्स उसमें जो है एडजस्ट किया जाता है, एवरेजिंग किया जाता है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर किसी अलग एग्ज़ाम में बात करोगे तो उसके एक अपना पैरामीटर होता है, अपने उसके सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आप जब भी आर्ट वाले सब्जेक्ट्स में, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में जहाँ पे आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस ये सब चीज़ें पूछते हैं तो आप सब्जेक्टिव होता है वो चीज़ें, आप उसकी जो है वो कितना हार्ड है, कितना वो इजी है पेपर, मॉडरेट है, उसको डिस्कस करना काफ़ी टफ है। तो अगर आप इसमें नॉर्मलाइजेशन लाते हैं तो आप समझिए कि एक टाइप का एक अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो उसका जो टेस्टिंग हो रहा है वो स्टूडेंट के ऊपर हो रहा है। तो आप इससे बचें। स्टेट गवर्नमेंट को ये बच्चों लोग ने जो है रिक्वेस्ट भी किया था अपने लास्ट के जो डेमोन्स्ट्रेशन था उनमें, ठीक है, और फिर भी अगर आप इस टाइप की चीज़ें करते हैं तो ये एक अच्छे संकेत तो शुरुआती दौर पर तो नहीं देखा जा सकता है। अब मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे मार्क्स लॉस होगा, कितना होगा, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करना तो उसके लिए आपको पूरे वीडियो समझना पड़ेगा और आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं समझाऊंगा कि कितने अगर आप इतने क्वेश्चन का डिफरेंसेज होता है तो कितना नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आपको ये समझना है कि नॉर्मलाइजेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं कुछ 4-5 प्रॉब्लम्स के नोट्स बनाया हूँ, ठीक है, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बनाने की कोशिश की है और मैं उसको बता देता हूँ बहुत कम शब्दों में। कि पहला रीज़न ये है कि सब्जेक्टिविटी इन डिफ़िकल्टी असेसमेंट, ठीक है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पेपर का कौन सा क्वेश्चन जो है वो ईजी है और टफ है। कैन यू डिसाइड दैट? डू यू हैव एनी पैरामीटर? सपोज करो कि आप पूछते हो कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, ठीक है, प्लासी का पहला युद्ध कब हुआ, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी। अब दूसरे में पूछो तीसरे बैटल का आप बताओ प्लासी का कब हुआ, ठीक है, दोनों आप बोलोगे ईजी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक पर्सन को प्लासी का तीसरा युद्ध जो है, जो भी युद्ध है वो उसको पता है कि भाई हाँ ये 1764 में था, 57 में था, जो भी था, ठीक है, लेकिन उसको पहला नहीं पता है। तो आप ये कैसा कह सकते हो कि पहला तो दूसरा तीसरा तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। वो उसको लगता है कि जो तीसरा युद्ध है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हो सकता है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री रही होगी, जो उस समय का इंडियन हिस्ट्री रही होगी, वो चेंज हो गया होगा। सो सब्जेक्टिव है ये, तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि आप जो असेसमेंट है, डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चन है, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। खास के आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में जहाँ पे मैथ्स की सवाल होते तो फिर भी समझ सकता हूँ कि चलो पहले a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होगा, 5+6 का होल स्क्वायर इतना देखो, दूसरे क्वेश्चन में 7+6 का होल स्क्वायर करके पूछ लो तुम।
लेकिन हाउ कैन यू आस्क सच क्वेश्चन इन आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में? सो बहुत टफ है। पेनलाइजिंग हाई परफॉर्मेंस ईजियर शिफ्ट, कोई ईजी शिफ्ट है, ठीक है, ईजी शिफ्ट है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उसकी पेनल्टी क्यों भाई? ठीक है, उसने अच्छा अटेम्प्ट किया है तो उसको पनिशमेंट क्यों? उसका नंबर अगर रिड्यूस किया जाएगा, नहीं ये तो ईजी था, मॉडरेट पेपर था, ईजी पेपर था, तुम्हारा नंबर काट लेता हूँ, ठीक है, ये बहुत ही निगेटिव है। कॉम्प्लेक्सिटी एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कैसे आप डिफाइन करोगे? नॉर्मलाइजेशन किस मेथड से करोगे? क्या वो स्टैंडर्ड मेथड है? उसमें क्या आर्बिट्रीनेस नहीं आएगा? हाउ विल यू एनालाइज दैट? ठीक है, क्या होगा वो? चौथा, स्टैटिकल एनोमलीज, स्टैटिक्स के ऊपर बेस है, ठीक है। आप जो एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम को अगर स्टैटिक पे बेस कर, डेविएशन पे, मीन पे बेस करोगे ना, तो ये एक टाइप का गलत स्टेटमेंट, गलत तरीके का एक आपकी छवि दिखाता है। इन इग्नोरिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस फैक्टर, कोई बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको पेनलाइज कर रहे हो, दिस इज नॉट ए राइट वे, ठीक है। आप एक क्वेश्चन बनाओ, पूछो सबसे, ठीक है, यही मेथड है, यही स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी होंगी, आपके साथ प्रॉब्लम होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। जितनी भी स्टूडेंट है वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस होंगे, लेकिन फॉर दैट रीजन वो आपको इलेक्ट किए हैं, आपको वो समझना चाहिए। जो रिस्क टेकर है उसको इनकरेज करोगे। इनएबिलिटी टू अकाउंट फॉर रियल वर्ल्ड वेरिएशन, इन्वायरमेंट और टाइम डिले का भी होता है। नीट एग्जाम उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, ठीक है। कुछ सेंटर पे नीट एग्जाम में जो टाइम डिले है वो हो गया, टाइम पे क्वेश्चन पेपर नहीं बांटा गया, ठीक है, उनको इतने नंबर भर दिए गए, ठीक है, कि वो रैंक में आ गया, ऊपर रैंक 1 2 3 4। नीट का एग्जाम आप सबको पता ही होगा, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ कैंडिडेट मोटिवेशंस, आपको मैंने जो बताने की कोशिश किया वो समझो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोगों का विश्वास है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसको आप खो दोगे। आप उसको समझने की कोशिश करो, कैंडिडेट का मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। आप अगर यही करना चाहते हो, अगर आप लोग स्टूडेंट को जॉब नहीं दे सकते हो तो सपने मत दिखाओ, सिंपल सा कंसेप्ट है। आप उसको हरास करने की कोशिश कर रहे हो। एक तो 1 साल में एग्जाम नहीं करवा पा रहे हो तो तुम एक तरीके से नहीं करवा पा रहे हो, फिर दूसरे तब मैं थर्ड करूँगा, ठीक है, जिसमें लीगल चैलेंज होने के ज़्यादा खतरा है, ठीक है। पेशे से मैं एडवोकेट हूँ, मैं जानता हूँ कि उसमें कितने सारे केसेज जो हैं उसमें रजिस्टर्ड होंगे। बहुत इतना स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ आपको, केस लॉज बताओ, जयप्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राजकुमार कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, प्रदीप कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सौरभ कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, नीट एग्जाम, क्लैट एग्जाम्स, सारे केसेज जो हैं, सारे जो एग्जाम हैं वो कोर्ट में चैलेंज हुए हैं। तो आप स्टूडेंट को लिटिगेशन में इन्वॉल्व करना चाहते हो, आपका काम है कि उसको जॉब दो, आप उसको लिटिगेशन में इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? सो मेरे हिसाब से तो आपको स्टूडेंट की वॉइस सुननी चाहिए और बहुत ही पोलाइटली वे में सुननी चाहिए कि वो उसका कंसर्न क्या है। उनका कंसर्न बिल्कुल गलत नहीं है, दे आर डिमांडिंग, दे आर एक्सेसिंग देयर राइट्स, ठीक है, और वो उसको अधिकार है। तो आप उसको वापस लो और एक मीटिंग रखो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आपसे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है तो उसका ब्लेम जो है वो किसी स्टूडेंट पे ना आना चाहिए कि क्योंकि 5 लाख हो गए तुम, ठीक है, तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि तुम 10 लाख हो गए तो मैं नहीं करवा पाऊंगा। तुम 22 करोड़ की आबादी हो, तुम 5 लाख को नहीं एग्जाम करवा सकते हो। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट। व्हेन गवर्नमेंट थिंक दैट कि दे कैन डू एनीथिंग, सो पीपल हैव टू कम टुगेदर एंड एक्सेस देयर राइट अगेंस्ट एनीबडी, ठीक है। हर वो इंसान जो आपको लग रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए अधिकार को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके राइट्स को, अपने राइट्स को एक्सेस करो अगेंस्ट दोज पर्सन, ठीक है। सो आप इस पर ध्यान रखो। फिर कुछ चीज़ों को भी लेके भी बच्चों को ये भी दिक्कत था कि एग्ज़ाम के बीच में, मिड ऑफ द एग्ज़ाम, क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स को अमेंड कर सकती है? तो कुछ लूप होल्स होंगे, ठीक है, उसके लिए उनका ऑफिशियल गैजेट्स और वो सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं बताऊं कि जैसे अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में हाई कोर्ट ने क्या क्या क्वैश कर दिया था उस चीज़ को कि आप सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे इंटरव्यू से कोई एग्जाम होना है, आप बोल दोगे नहीं इंटरव्यू से एग्जाम नहीं होगा, अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, मेंस का टेस्ट लेता हूँ, मल्टीपल क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन नोटिफिकेशन में तो आपने बोला था कि क्वेश्चन जो होगा वो होगा नहीं इस टाइप का, केवल इंटरव्यू से ही आपका, जैसे हवलदार का नॉर्मल हो। ज़रूरी नहीं है उसमें आपको कि MCQ सॉल्व करना हो या उसमें 1 टायर 2 टायर 3 टायर का लेवल का एग्जाम हो। सीधे हो सकता है सिंगल 1 टायर में एग्जाम हो जाए, लेकिन बाद में बोलते नहीं मैं 3 टायर में लेता हूँ। तो यूपी गवर्नमेंट का ये चीज़ों को लेके कुछ लोग गए थे अरविंद कुमार के केस में और क्वेश कर दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था क्वेश कर दिया कि आप बीच में मत, रेट्रोस्पेक्टिव मत करो चेंज।
प्रदीप कुमार पांडे का 2015 का केस है, उसमें इलाहाबाद कोर्ट उसमें ये भी बोला, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वेयर आर्बिट्री एंड वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, द कोर्ट डायरेक्टेड द रिक्रूटमेंट बॉडी टू एडहेयर द ओरिजिनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज आउटलाइन इन द एडवर्टाइजमेंट। आपने जो एडवर्टाइजमेंट में किया है उसी बेस पे चलो। सो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, और यूपी गवर्नमेंट से और स्टेट पब्लिक सर्विस से कमीशन से रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट की बातों को सुने और बड़े पोलाइट वे में सुने, ठीक है, उनका कंसर्न को एक्सेस करने की कोशिश करें, और एक जो भी मिड पाथ पे आता है वहाँ पे आएँ और बच्चे को जो उनकी राइट्स हैं उसको एक्सेस करने दें। और साथ में ये सिंगल डे एग्ज़ाम है, उसको सिंगल डे एग्ज़ाम में ही कंडक्ट कराएं, जिससे फेयरनेस और जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है वो प्रिवेल हो। अदर चीज़ जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, कॉम्प्लेक्सिटी और अनफेयर की बातें चल रहा हो, ठीक है, कि एग्ज़ाम को सबोटेज किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है, या किसके लिए एग्ज़ाम इस तरीके की चीज़ें चेंज की जा रही हैं, बच्चों में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उसको एक्सेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ठीक है। गुड नाइट, सबक।